हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएसटी 25 का केमिस्ट्री पार्ट। तो अगर हम शुरू करें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्या पूछा गया है भाई? रिलेशनशिप पूछा है नंबर ऑफ मोल्स अल्फा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी के बीच में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल पूछा गया है बच्चों। कैसे करेंगे भाई, है ना? आपको मीनिंग सारे ऑलरेडी पता है कि भाई dt जो है वो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है, d नॉट ऑब्जर्व्ड है बच्चों, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और एक मोल से प्रोडक्ट के अपने n मोल बन रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास an था, उससे क्या बन रहा है बच्चों आपके Na। ठीक है, अच्छा, an से आपके Na बन रहे हैं, और बोला स्टार्टिंग में इसके मोल्स थे 1, भाई डिसोसिएट हुआ अल्फा, तो इसके 1 से n बन रहे हैं बच्चों, अल्फा से कितने बनेंगे n अल्फा। कोई बात नहीं, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों इक्विलिब्रियम पे 1 + n-1 इनटू अल्फा। अब बात करते हैं कि यार वेपर डेंसिटी क्या है, और ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड दो अलग-अलग डिफाइन क्यों की गई है। अच्छा, वेपर डेंसिटी क्या है बच्चों? हम कहते हैं वेपर डेंसिटी क्या है आपकी भाई, डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2, है ना, और दोनों बच्चों सेम टेंपरेचर पे। और डेंसिटी को हम लिख सकते हैं Pm/RT। तो हमने कहा मास ऑफ गैस बाई RT, और यहाँ पे हाइड्रोजन का बच्चा हो जाएगा मास 2, सेम टेम्परेचर R बार सब कट गया, तो आपका आया भाई मोलिकुलर मास बाई 2। ये डिफाइन हुई अपनी वेपर डेंसिटी। कोई बात नहीं। अब थ्योरेटिकल क्यों है बच्चों? देखिए, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व से क्या मतलब है इनका, स्टार्टिंग में आपके पास ये था कुछ, है ना, कुछ रिएक्टेंट था, उसका अपने को क्या दिया गया है 1 मोल। तो अगर हम इसका मास मान लें, मोलिकुलर वेट अगर आप इसका मान लो, मोलिकुलर वेट इसका बच्चों MAN है, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई, 1 मोल है, तो इसका मास भी जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा आपका कितना, MAN, क्योंकि भाई एक ही मोल था। ठीक है, अब जब रिएक्शन आपकी हुई तो मोल्स तो आपके बदल गए, मोल्स बदल के, लेकिन क्या बच्चों मास बदलेगा? भाई मास तो कंजर्व्ड है, तो इस रिएक्शन में क्या है, हम बोल सकते हैं कि मास कंजर्व्ड रहेगा। बेशक मेरे मोल्स बदलें, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि भाई मोल्स आपका होता है मास बाई मोलिकुलर वेट। तो हम कह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मोल्स कितने हो गए, हम एक मोलिकुलर वेट क्या है इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मास आपका कंजर्व्ड है बच्चों, कितना है जो आपका स्टार्टिंग में था MAN। ठीक है, तो मैंने कहा इतने मोल्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मोलिकुलर वेट मेरा क्या हो जाएगा, तो भाई थ्योरेटिकल तो मेरा ये था MAN, ऑब्जर्व्ड क्या होगा जो यहां से आएगा, तो मैंने कहा ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट वुड बी, मास कितना था इतना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 + n-1 इनटू अल्फा। और हमने कहा यार वेपर डेंसिटी क्या है बच्चों, मास बाय 2, मोलिकुलर वेट बाय 2। तो मोलिकुलर वेट बाय 2 अगर आप करोगे तो मोलिकुलर वेट बाय 2, मोलिकुलर वेट बाय 2 कर दो, ये बन जाएगा बच्चों आपका d0 = dt बाय 1 + n-1 इनटू अल्फा। हमें सिंपली बताना है अल्फा क्या होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हो, इतनी मैथ आपकी बिल्कुल अच्छी होगी। तो d0 - d0 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है बच्चों, इसको इधर लेके आना, इसको अपॉन में, और फिर आप वहां से क्या सोल्व कर सकते हो। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। अब भाई लुईस बेस की कहानी क्या है, एक होता है एसिड, लुईस एसिड, एक लुईस बेस। क्या है भाई, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है बच्चों, वो है लुईस एसिड, और जो लोन पेयर दे रहा होगा वो है लुईस बेस। तो मतलब ये होने के लिए एक लोन पेयर तो होना चाहिए। ठीक है, वाटर में आप बात करोगे तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर मिल जाएंगे, NH3 में आपके पास इस नाइट्रोजन के ऊपर है, BF3 के पास 3 थे, तीनों से इन्होंने क्या बना लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3H के साथ बॉन्ड बनाया, इसके पास बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अच्छा, और इसमें इस O के ऊपर लोन पेयर्स हैं। अच्छा, तो यहां से क्या पता लगा हमें, यहां से हमें ये पता लगा यार इन तीनों के पास लोन पेयर हैं, तो ये तो बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन आपका BF3 में बच्चों क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वेकेंट ऑर्बिटल है बच्चों, तो क्या है, ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये एक बेस की तरह बिहेव इन तीनों के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके पास लोन पेयर नहीं है, बेस की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो ये क्या होगा बच्चों आपका लुईस एसिड होगा। और वही पूछा है कि भाई सबसे कम, लीस्ट लाइकली, सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है बेस की तरह बिहेव करने की, कौन है भाई, अपना BF3। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48। क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहे हैं भाई कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताइए किसमें है। तो बच्चों पहले मोल्स निकालेंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। चलो 36 ग्राम वाटर दिया है भाई, है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बच्चों 18। तो फर्स्ट की बात करें तो भाई 36/18 करोगे भाई, पहले n निकाला आपने,
हमने कहा 36 बाई मोलिकुलर वेट 18 आ गए 2 मोल, और 2 मोल आपके आ गए तो अब मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की आप बात करोगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2 into एवोगैड्रो नंबर Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बच्चों, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3, तो ये हो गया 6Na। ठीक है, सिमिलरली आपको चारों का निकालना है, काफी आसान है। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 ही होगा, 28 ही होगा बच्चों, तो 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा तो आपके Na मॉलिक्यूल्स और 2 एटम है तो 2Na, तो ये तो मैक्सिमम नहीं हो सकता, यहाँ पे 6Na था। नेक्स्ट चलिए 46, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46, तो क्या हो जाएगा, आगे कितने मोल्स आएंगे, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, मोल्स आएंगे भाई 46 बाई 46, आया आपका 1 मोल, 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, Na कर दीजिए, कितने एटम, कितने है भाई 5, तो 7, 8 और 1 9 इंटू 9, तो आपके यहां से जो एटम आए बच्चों वो आए 9Na। और अगर आप लास्ट ऑप्शन की बात करोगे, सिमिलरली प्रोसीड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, फोर्थ ऑप्शन देखिए N2O5, ठीक है, तो हमने कहा मोल्स हो जाएंगे 54 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन की बात करोगे N2 28 वो हो गए, प्लस 16 पंजे 80 80 बच्चों, तो आपके ये हो गए 108, तो बेसिकली आपका आधा मोल आ रहा है, आधा मोल आया मतलब मॉलिक्यूल्स हाफ Na, और उसके बात करोगे तो कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में भाई, 5 ऑक्सीजन के 2 नाइट्रोजन के, 7, तो इंटू 7, तो ये कितना आया 3.5, तो मैक्सिमम किसमें है 46 वाले में, कितने हैं 9Na एटम्स, तो हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ठीक है, तो काफी आसान है, तो चल रहा है अपना बिल्कुल। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, क्या पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। अच्छा, अब हुंस रूल क्या कहता है भाई, हुंस रूल बच्चों ये कहता है कि भाई आप जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो ऑर्बिटल्स में, है ना, अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में कर रहे होगे, ठीक बात है, पहले 1s में भरोगे, फिर 2s में जाओगे, फिर 2p का नंबर आएगा। लेकिन वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है, कौन कहता है, हुंस, कि भाई ऐसा आया कि भाई आपके पास ऑर्बिटल है सेम एनर्जी लेवल्स पे, तो सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, तो पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सेम एनर्जी वालों में बराबर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं भैया, तो यहाँ पे क्लियर कट पता लग रहा है बच्चों, अगर आप ये लास्ट ऑप्शन देखो तो यहाँ पे आपको इस px में भाई जब ये 2p में गया, भाई पहले आपने बात की 1s 2s और 2p, है ना, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, इसमें भी एक होगा, लेकिन p में बच्चों 3 हो गया आपने, है ना, एक px, एक py और एक pz। अब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके px में भर दिए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि एक ऐसे आता फिर अगला इसमें जाता, तो दोनों आप इसमें पहले नहीं भर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, क्योंकि इसमें हुंस रूल फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, द रेशियो ऑफ आयोनिक रेडियाई, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट, है ना, तो फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट्स की जो रेडियाई है बच्चों उसका रेशियो में बताना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस क्या बताई थी बोल रहे हैं भाई 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, इतनी निकल के आती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, है ना, अब ये आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, एनर्जी वाला, रेडियस वाला, ये सब पता होना चाहिए बच्चों आपको। तो हमने कहा यार पहली 3 का रेशियो आप पहली का निकालो तो बच्चों, तो z तो क्या है सबके लिए सेम रहेगा, है ना, एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और जो आपका n है बच्चों, ये n आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 आप रख दोगे, और ये तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली किसका रेशियो हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर का ही रेशियो, क्योंकि वही चीज आपकी बदल रही है भाई। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 क्या बदला, केवल आपका n बदल रहा है, तो हम कह रहे हैं जो रेशियो होगा r1 रेशियो r2 रेशियो r3 दैट वुड बी n स्क्वायर, ये 1 का 2 का और 3 का, मतलब 1 रेशियो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 रेशियो 4 रेशियो 9, तो बच्चों 1 रेशियो 4 रेशियो 9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, भाई इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी पॉजिटिव भी वो हो सकती है। अच्छा, तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर 1, देखिए बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन, भाई कंबशन में क्या है, अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए आपने मीथेन है, ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाए, आपने हीट किया, तो बेसिकली आप रिएक्टेंट्स को एक सर्टेन टेंपरेचर तक लाते हो, ठीक है, और फिर वहां एक केमिकल रिएक्शन हुई, तो जनरली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, यहां से क्या है बच्चों आपको CO2 और H2O मिलता है, प्लस आपकी थोड़ी हीट एनर्जी निकलती है। और बच्चों यही सब क्या है, अगर आप बात करो आपके जो व्हीकल वगैरह हैं उन सब में क्या है, कंबशन रिएक्शन ही होती है, आपकी हीट निकलती है ना, उसको फिर अपन यूज करते हैं। तो
कंबशन में तो आपकी क्या है बच्चों, हमेशा एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, तो ये तो आपके बच्चों क्या है, हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये तो क्या है, हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि हमें बताना है कि भाई कौन सी है जो हमेशा नेगेटिव नहीं है। कंबशन तो हमेशा नेगेटिव है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे आप, तो हम कहते हैं कि भाई मान लीजिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा बच्चों, अगर हम बात करें 1 मोल की, अगर आपका 1 मोल रिएक्ट करता है बच्चों, तो क्या होगा, तो आपकी जो हीट निकलती है बच्चों, जो एनर्जी निकलेगी वो निकलती है 57 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल में इतनी एनर्जी। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा बच्चों, काफी फास्ट रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी बच्चों अपनी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन में भी अपनी एनर्जी क्या है बच्चों, निकलती है, ये भी हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ देखिए, लेटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब लेटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन में क्या है भाई, आपके पास एक कैटायन होगा, एक आपके पास एनायन है, ठीक है, तो मान लीजिए 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन, ये दोनों मिलके बच्चों क्या है, एक लैटिस बना रहे हैं। तो वो क्रिस्टल लैटिस जो बन रहा है उसमें क्या बच्चों, पास पास आ रहे हैं, अरेंज्ड है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से बच्चों इस प्रोसेस में भी क्या है, आपकी अच्छी खासी हीट निकलती है। तो लेटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी बच्चों क्या है, अपनी काफी एक गुड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है आपकी इवॉल्व यहां से होती है। अब बचता है बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, क्या है हमेशा नेगेटिव होगी या पॉजिटिव हो सकती है। देखो यार, आप क्या कर रहे हो, आपके पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स में आप क्या कुछ बॉन्ड्स तोड़ रहे हो, और प्रोडक्ट में क्या बच्चों आपके बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपकी हीट निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब अगर आपने जो बॉन्ड्स तोड़े रिएक्टेंट्स में, वहां पे अगर आपने ज्यादा हीट दी और उतनी एनर्जी बच्चों नहीं निकली जब आपके प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बने, तो आपकी क्या होगी बच्चों, ये प्रोसेस ओवरऑल एंडोथर्मिक हो गई, उसमें आपको हीट देनी पड़ी। तो वहां पे आपकी ऑलवेज नेगेटिव नहीं बोल सकते हम इसको, हाँ मतलब अब ऐसे रिएक्शंस भी हैं भाई जहां पे क्या है, आपने जो हीट दी कम, और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो आपके जो बॉन्ड्स बने उनमें हीट क्या बच्चों ज्यादा निकली, तो आप कह सकते हो भाई वो क्या थी, एक्सोथर्मिक, वहां पे आपकी हीट निकली। लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी तो नहीं है। एग्जांपल के तौर पे भाई नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और मान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, तो बच्चों इसमें जो N2 है उसकी बॉन्ड जो उसके बॉन्ड को तोड़ने में मुझे हीट देनी पड़ेगी, है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बच्चों वो काफी ज्यादा है। तो इस प्रोसेस में क्या है बच्चों, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मुझे हीट देनी पड़ रही है। तो जितनी दी उतनी नहीं निकली, प्रोसेस बच्चों आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहे हैं, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट A इन वॉन डे वाल इक्वेशन इज। अच्छा, वॉन डे वाल इक्वेशन अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या होता है, P प्लस n स्क्वायर बाई v स्क्वायर इनटू कुछ इक्वल टू समथिंग, है ना। अपने को यूनिट बतानी है A की, तो हम ये कह सकते हैं यार, ये जो प्रेशर है, तो भाई प्रेशर में आप उसी की यूनिट का ही जोड़ सकते हो ना यार, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यार ये प्रेशर है, मतलब an स्क्वायर बाई v स्क्वायर की यूनिट भी क्या होगी बच्चों, जो प्रेशर की है ना। अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको क्या एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो अपन एटमॉस्फेयर वाला मानेंगे, तो हम कह रहे हैं यार an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, इसकी यूनिट होनी चाहिए बच्चों एटमॉस्फेयर वाली, ठीक है। इधर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम आप देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको डेसीमीटर में दे रखा है, तो अपन क्या है ना, तो अब भाई वॉल्यूम भी क्या होती है बच्चों, साइड का क्यूब, है ना, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब उस टाइप की अपनी, तो आपको डेसीमीटर में दे रखा है, तो आप इसको डीएम क्यूब ही लीजिए, और वॉल्यूम का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको उधर ले जाइए, तो ये आ गया एटमॉस्फेयर डीएम इसकी पावर 6, है ना। और ये मोल्स हैं, तो बाई एन स्क्वायर होगा, तो बाई एन स्क्वायर बच्चों मतलब एन है अपनी मोल, तो मोल का स्क्वायर, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, मोल -2, तो क्या हो गया ये एटमॉस्फेयर, है ना, डेसीमीटर उसकी 6 और मोल -2। तो ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। सिंपल चीज है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ करना अपने को था नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्या बोल रहे हैं 53 में कि भाई इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे सुटेबल कौन है जो बेंजीन को पानी में घोल सकता है, जो बेंजीन को पानी में डिस्पर्स करा सकता है, ऐसा कौन सा सुटेबल यहाँ पे जो है बच्चों कंपाउंड होगा। अब देखो यार, अपने एक बात पता है कि यार पोलर में घुलते हैं बच्चों, नॉन पोलर में घुलते हैं, तो अगर मुझे नॉन पोलर को पोलर में घोलना है, तो ये तो मतलब मेहनत वाला काम हो गया, वो घुलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि पानी में वही घुलेगा जो पोलर है ना, जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी से प्यार करता है बेसिकली, जिसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, उसके घुलने के चांस ज्यादा है। बेंजीन तो नॉन पोलर, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो अपने को क्या चाहिए, ऐसा चाहिए यार जो पानी में भी घुले और जो बेंजीन को भी घोल सके, मतलब अपने को उसमें क्या है, पोलर पार्ट भी चाहिए, नॉन पोलर पार्ट भी चाहिए। जैसे आपका पहला वाला जो ऑप्शन है
इसमें ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन को घुला लेगा, और ये वाला पार्ट जो बच्चों जो पोलर है वो वाटर से अट्रैक्टेड रहेगा। तो इस ये क्या है, दोनों काम कर सकता है, तो ये दोनों बीच में क्या बच्चों बॉन्डिंग करवा देगा, तो ये वाला बच्चों क्या बेंजीन को पानी में घोल सकता है। अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे, हम बात कर रहे हैं मोस्ट सुटेबल की, बाकी ऑप्शन देखिए दोनों तरफ पोलर एंड्स हैं, ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा। इसमें दोनों तरफ क्या है बच्चों नॉन पोलर है, तो ये भी काम अपना नहीं करेगा। इसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी है एक एंड पे, ठीक है, लेकिन अगर आप मोस्ट सुटेबल की बात करें, यहाँ पे आपके पास जो पोलर एंड है बच्चों चार्ज्ड है, और आपके पास हाइड्रोफोबिक चेन जो है वो भी काफी लंबी चौड़ी है, तो ये क्या है बच्चों बेंजीन को पानी में आराम से घुलवा देगा। तो अपना कौन सा हो गया भाई इसका आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए। 54 देखिए बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू फ्यूल सेल। अच्छा, तो बच्चों हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, क्या होता है अगर आपको याद हो तो भाई, अगर हम सेटअप की बात करें, आप एक तरफ से H2 देते हो बच्चों, ठीक है, और दूसरी तरफ से आपकी O2 आती है, और अपने पास इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये रहे आपके बच्चों ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स, और वो बच्चों पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग होती है। तो ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, और बीच में बच्चों आपका KOH का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, और तो यहां से आएगी H2, यहां से आप दोगे O2, ठीक है, आपकी H2 जो है बच्चों ये ऑक्सीडाइज होगी, O2 जो है बच्चों रिड्यूस होगी, और फाइनली वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस में जो हीट निकलेगी ना उसको अपन क्या यूज करते हैं अपने बाकी कामों के लिए। आपको एनर्जी चाहिए तो अपन उस एनर्जी को क्या है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अपन बाकी सारे काम क्या है वहां से कर लेते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या पूछा गया है भाई, तो पहली बात बच्चों जो ये आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट के, इन पे प्लेटिनम की कोटिंग क्या होती है अगर हम बात करें तो, ताकि भाई वो आपका हाइड्रोजन का बच्चों जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से उस पे हो सके, ठीक है, तो इन सब पर्पस के लिए हम प्लेटिनम से क्या इनको बच्चों कोटिंग इन पे करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मेक यूज ऑफ कंसंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट एंड पोरस ग्रेफाइट इंप्रेग्नेटेड विद प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड्स। सही बात है भाई, इलेक्ट्रोड जो है अपने बच्चों पोरस ग्रेफाइट के होते हैं, उन पे प्लेटिनम की कोटिंग होती है, H2O2 आते हैं, एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, पानी बनाते हैं, एनर्जी निकलती है, ठीक है, और KOH अपना बच्चों इसमें अपन एज इलेक्ट्रोलाइट क्या है अपन KOH को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सटीक है। ऑप्शन बी देखिए, दे डोंट कॉज पोल्यूशन। अब यहां पे अगर आप बच्चों देखो तो फाइनली क्या हो रहा है भाई इसमें, भाई सिंपल आपका H2 है और O2 है, और ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, H2O प्लस अपने को बच्चों क्या है हीट दे रहे हैं। तो जो H2O है, अब पानी तो किसी तरह से नुकसान नहीं करता है भाई, है ना, पानी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उल्टा, और पानी को तो हम मुफ्त में जो है मन करता है तब पीते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई हार्मफुल यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, CO2 CO जैसा कोई भी ऐसा बच्चों ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ऐसी कोई भी हार्मफुल गैस आपकी नहीं बन रही बच्चों, सिंपली आपको यहाँ पे पानी मिल रहा है, तो ये किसी भी तरह से क्या है बच्चों पोल्यूशन आपकी नहीं करेगा, पोल्यूशन फ्री है, इसलिए ये क्या है बच्चों काफी अच्छी प्रोसेस आपकी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, द इलेक्ट्रिकल वर्क assuming the cell to be working reversibly may be represented as, भाई कैसे, ये मान रहे भाई रिवर्सिबल वर्क, अगर हम रिवर्सिबली माने सेल रिवर्सिबली काम कर रही है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इक्वल टू बोल रहे हैं मान सकते हैं माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S, ठीक है। तो ये तो आसान है भाई, भाई अपने को पता है अपनी जो बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है उसको अपन इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर मानते हैं, तो अपना डेल्टा G जो होता है वो क्या होता है माइनस, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क, और उसको अपन माइनस NFE भी बोलते हैं, है ना, और G अपना क्या होता है बच्चों, है ना, डेल्टा G अपना होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और क्योंकि डेल्टा G नेगेटिव ऑफ अपना क्या इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो नेगेटिव करोगे बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बिल्कुल क्या है हम ये वाली चीज तो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला कुछ नहीं करना है। तो अगर आप देखो तो आपके तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही सही हैं, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों इस केस में ऑप्शन नंबर 4, जिसमें तीनों स्टेटमेंट सही बता रखे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्या पूछ रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ 2 HCl सॉल्यूशंस। भाई आपके पास 2 HCl के सॉल्यूशन है, एक की मोलैरिटी है बच्चों 0.5 मोलर, है ना, और उसका वॉल्यूम कुछ हमने V1 लिया, दूसरे की मोलैरिटी है 0.1 मोलर, उसका वॉल्यूम V2 लिया, दोनों को मिलाया, दोनों का वॉल्यूम इस तरीके से लिया कि टोटल अपने पास बच्चों 2 लीटर का सॉल्यूशन बन गया, और जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी कितनी है अपनी 0.2 मोलर। तो अपने को बताना है भाई V1 V2 कितना था बच्चों, तो अपनी दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी, हमें एक बात पता है भाई 2 लीटर बना मतलब V1 प्लस V2 क्या है बच्चों 2, और अगर हम यहां पे लगाएं कि भाई M1 V1 प्लस M2 V2,
अपॉन V1 प्लस V2 इक्वल टू बच्चों आपकी क्या आ जाएगी, नई मोलैरिटी कितनी है भाई, वो 0.2। ठीक है, M1 V1 बच्चों आप यहां से कर ही लोगे तो 0.5 V1 प्लस 0.1 V2 बाई 2 इक्वल टू बच्चों आपका हो जाएगा 0.2, है ना। किसी एक V2 को रिप्लेस कर दीजिए, क्या रिप्लेस करोगे, V2 को कर दीजिए 2 माइनस V1 और बच्चों एक इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो V1 वहां से आपको निकालना है, काफी आसान है, यहां से आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आएगा, क्या है ऑप्शन नंबर 1 कि भाई 0.5 लीटर ऑफ A और आप लीजिए 1.5 लीटर ऑफ B। तो 0.5 लीटर A लीजिए, 1.5 लीटर B लीजिए और ये मोलैरिटी हम मिलाएंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी 0.2 रहेगी, 2 लीटर का सॉल्यूशन रहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 क्या है, सॉलिड स्टेट से है, क्या बोल रहे हैं भाई, फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, उसकी जो यूनिट सेल है बच्चों उसकी एज लेंथ है 5 एंगस्ट्रॉम और जो फेरस ऑक्साइड का जो ये स्ट्रक्चर है उसकी जो आपकी डेंसिटी है वो है बच्चों 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 72 और अपने को क्या बताना है कि भाई हर एक यूनिट सेल में, इन ईच यूनिट सेल द नंबर ऑफ Fe2+ एंड ऑक्साइड आयंस। चलो कैसे करेंगे भाई, अपने को क्या पता है बच्चों, जो रो है आपकी डेंसिटी क्या होगी भाई, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, A का क्यूब, है ना, साइड का क्यूब इज योर वॉल्यूम। तो अपनी साइड कितनी है बच्चों, 5 एंगस्ट्रॉम मींस 5 × 10⁻⁻10। ये आपका है बच्चों मीटर में और सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, into 10⁻²। ठीक है, दिस इज योर साइड क्यूब, this will give you the volume। ठीक है, so rho is mass by volume, rho is given as 4 gram per centimeter cube, 4 gram per centimeter cube। ठीक है, मास को अपन लिख सकते हैं क्या, मास कैन बी रिटन एज मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट इज आल्सो गिवन टू अस 72। ठीक है, तो मोल्स यहां से कितने आ जाएंगे, मोल्स वुड कम एज 4 into, ठीक है भाई, इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी है बच्चों वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कहीं आप इसको मीटर में पुट कर दो, इसको सेंटीमीटर में ब्लेंडर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 into इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा बच्चों 125 into this is 10⁻⁸, so it will be 10⁻⁻24 divided by 72 molecular weight, this is your number of moles। ठीक है, अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बच्चों यहां से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4 into 125 into 10⁻⁻24 divided by 72 into Na एवोगैड्रो नंबर 6 into 10⁻23। इतने अपने बच्चे हो गए मॉलिक्यूल्स एक यूनिट सेल में। तो अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई, इसको सोल्व करोगे अगर आप तो 12 6 72, दिस इज बाई 10, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 25, right? So this is nothing but 25 by 6. So approximately you can say 4 point something, है ना? राउंड ऑफ करेंगे तो 4। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली आपका क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों, 4 मॉलिक्यूल्स किसके, FeO के। और अगर आप देखो तो Fe जो है आपका FeO, तो इसमें क्या है बच्चों आपका Fe2+ में है और ऑक्साइड अपना -2 में। तो अब भाई जितने Fe होंगे उतने बच्चों क्या होंगे अपने ऑक्साइड, तो पूरे के 4 हैं, मतलब 4 Fe2+ और 4 ही बच्चों अपने ऑक्साइड, तो 4 Fe2+ एंड 4 O2-, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अपन ने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया है भाई, क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास को अपन ने लिख लिया मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट और इस जो आपको एज लेंथ दी गई थी वी कन्वर्टेड दैट एज लेंथ इनटू सेंटीमीटर, राइट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। अपने रिएक्शन दी गई है P4 प्लस HNO3 गोइंग टू H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। अपने को बताना है भाई ये P4 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा x वो क्या है और HNO3 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है y वो क्या है। बच्चों सिंपली रिडॉक्स है, अपने को क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे फास्फोरस 0 में है, यहाँ पे किसमें चला गया, तो बेसिकली 0 से गया ये +5 में। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बच्चों वो +5 में है, +5 से चला गया किसमें, +4 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो 0 से किसमें गया है, 5 में, तो 1 के लिए कितने का चेंज आया है, 5 का। ठीक है भाई, यहाँ पे फास्फोरस 1 में 5 का आया बच्चों, कितने थे अपने पास, 4, तो टोटल कितने का चेंज आया बच्चों, 5 × 4 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने बेसिकली क्या है, यहां से भी वहां गया, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने 20 इलेक्ट्रॉन क्या किए बच्चों अपने
छोड़े हैं और ये +5 से +4 में गया है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम भाई इसमें 20 का चेंज आया, उसमें 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 20 से कर देंगे इसको, तो योर y वुड बी 20, योर x वुड बी सिंपली 1 एंड करेक्ट आंसर वुड बी x equals 1, y equals 20, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। अपने को दिया गया भाई रेट लो कैन बी रिटन एज r equal to k into concentration of A, और initially at t equal to 0 the concentration of A is equal to A naught. What we have to tell is that after time t equals 1 by k what would be the concentration of A। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, अगर यहां से आप इस r को हम क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस dA by dt इक्वल्स k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहां से आप इसको लिख लीजिए बच्चों, माइनस dA बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स k dt, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t, A नॉट से A t, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dA बाई A का इंटीग्रेशन बच्चों ln A, तो ये हो जाएगा ln A नॉट टू AT, नेगेटिव है, इक्वल्स k t। इतना आ गया बच्चों। यहां से सिंपली हम क्या रख सकते हैं इसको, यहां से हम कह सकते हैं कि भाई यहां से इसको ऐसे लिख लीजिए आप कि ln A नॉट बाई AT इक्वल्स KT। भाई इसको करोगे तो क्या आता है, माइनस को आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, ln AT माइनस ln A नॉट, तो बेसिकली वो क्या था, ln AT बाई A नॉट, माइनस को अंदर लाएंगे तो A नॉट बाई AT। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम, अब यहां से भाई ये e होता है ln वाला, तो इसको हम बोल रहे हैं A नॉट बाई AT इक्वल्स e टू द पावर KT। तो यहां से AT जो आएगा वो आ जाएगा A नॉट इंटू e टू द पावर माइनस KT। क्या बोला गया, T इक्वल्स 1 बाई K, T इक्वल्स 1 बाई K, K से के कैंसिल हो गया, तो AT कितना आ गया बच्चों अपना, A नॉट बाई E, A नॉट बाई E, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा गया है, which of the following compounds will absorb the maximum quantity of heat when dissolved completely in the same amount of water। ठीक है, the heat of solution of each of these compounds at 25 डिग्री सेल्सियस in किलोजूल पर मोल है ना, is given in brackets। तो आपके पास 4 कंपाउंड हैं, चारों की हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको दे दी गई है, और पूछा है भाई पानी में जब मिलाओगे तो सबसे ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आपकी हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई, आप जब इनके एक मोल को एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, किसी एक सॉल्वेंट में मिलाओगे तो जो एंथैल्पी चेंज होगा बच्चों आपका, है ना, इनफिनिट डाइल्यूशन पे बात करते हैं हम, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नथिंग बट योर हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली सी बात है, अब जिसका डेल्टा H जो दिया गया है ना, तो वही तो है भाई, आप मिलाओगे जब सॉल्यूशन में इनको, तो अब जिसका डेल्टा है जितना पॉजिटिव मतलब वो उतनी हीट क्या बच्चों एब्जॉर्ब कर रहा है, और जिसका डेल्टा है जितना नेगेटिव मतलब वो उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है बच्चों, रिलीज कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो HNO3 है जिसकी है -33 किलोजूल, KCl प्लस 17.64, और आपका NH4NO3 इसकी है +25, और चौथे वाले की नेगेटिव है अगेन HCl। तो सिंपल सी बात है, जो जितना पॉजिटिव वो उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है ना, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 कितनी है इसकी, +25.5, ऑप्शन नंबर 3। और वही बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्यूशन चैप्टर से क्या बोल रहे हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 150 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करना है बच्चों, अपने को सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा दिया गया है कि भाई 5% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब बच्चों क्या है 5 ग्राम कितने में इन 100 ml। ठीक है, सो 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम अगर है केन शुगर, तो भाई यहां से आप, अब हमें क्या बताना है, अपने को बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों अपना, पाई इक्वल्स ICRT, केन शुगर है तो I हो जाएगा उसके लिए बच्चों 1। आप मोलैरिटी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे केन शुगर के, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 5, मोलर मास 342। ठीक है, ये तो हो गए मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना दिया गया भाई 100 ml, 100 बाय लीटर में करोगे तो ये हो गया 1000 इंटू R 0.082। ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेट में लेंगे तो 273 प्लस 150, तो 273 प्लस 150। आप इस लंबे छोटे एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे
तो क्या आएगा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 50/342 इंटू 82/1000 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 324। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से, है ना। सिंपल अपने को भाई कैलकुलेटर लेना है, सोल्व कर देना है। कितना आएगा बच्चों आपका, ये आएगा आपका 5.078 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बच्चों ये अपना कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं करना था, केवल जो 5% वेट बाय वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा समझना है और फिर उसके बाद मोलैरिटी निकालनी है। RT दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर आप R को 1/12 पुट कर दोगे तो वो थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो वहां से आपका बच्चों यहाँ से 5.15 टाइम्स आएगा, है ना। तो अगर आप आसपास देखोगे तो आपके पास यही है 5.078, तो उसको आप क्या है अपना आंसर टिक कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इनऑर्गेनिक की शुरुआत हो चुकी है, फिजिकल अपनी खत्म यहाँ पे हो गई है। क्या पूछा गया है 61 में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट देखिए, द बॉन्ड फॉर्म बाय SS ओवरलैपिंग इज ऑलवेज वीकेस्ट। अब देखो ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि यार आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हम सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या हम 1 की बात कर रहे हैं 1s की, क्या उसी में फिर अपन क्या है भैया फिर 2 में जा रहे हैं 3 में, या हम अक्रॉस किसी भी पीरियड में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई आपका दो चीजों पर डिपेंड करता है, आपका जो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग वाला वो है, पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उस पे। अब जितना कम आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों उतना ही ज्यादा अच्छा क्या बनेगा आपका ओवरलैप वहां पे होगा, उतना ही छोटा वो होगा उतना अच्छा ओवरलैप वहां पे होगा। दूसरी चीज आपकी क्या आती है, दूसरी चीज आपकी आती है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो कितना डायरेक्शनल है। अगर उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे p वाला जो है वो s वाले की कंपैरिजन में अच्छा होगा, लेकिन पहले ये तो बताओ भाई कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कौन सा है। या अगर मान लो मैं बात कर दूं एक s और एक p की, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है उसकी, तो अगर हम बात करना चाहें तो हमने कहा यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है और फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम उतना अच्छा बॉन्ड, और आपकी जो बच्चों डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जितनी अच्छी हैं उतना अच्छा बॉन्ड आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग जो है बच्चों वो ओवरलैपिंग होगी। तो अगर मैं बात करूं यार 1s की, और फिर मान लीजिए मैं बात कर दूं 1s 2p की, ठीक है, और या अपन बात कर लें 2s 3p की, या कुछ भी इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है, अब यहां पे अगर हम देखें तो जो 1s वाली है, ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देखोगे तो ये वाला कम है, ठीक है, ये 1s और 2p है, ठीक है। फिर मान लीजिए आप 2s और 3p में चले गए, तो सबसे अच्छा बॉन्ड यहाँ पे जो होगा वो आपका कौन सा होगा बच्चों, ss होगा। हाँ अगर सेम ही पीरियड के होते, अगर हम कह रहे हैं यार 2s है, ठीक है, और आपका 2p है, तब हाँ क्योंकि p में बच्चों जो है आपके कौन से हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर्स हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा वहां पे। s वाले में उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो बात इन्होंने की ही नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं यार ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कम रहा तो s भी अच्छा बॉन्ड वहां पे बना सकता है। तो पहला ऑप्शन बच्चों आपका इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, SiO2 इज 3D नेटवर्क सॉलिड। हाँ सिलिकेट्स हम पढ़ते हैं, ये सबको पता है भाई। SiO2 कैसा होगा बच्चा, आपका SiO2 सिलिकॉन O, फिर ये भी कनेक्टेड होगा उधर सिलिकॉन से, समझ रहे हो ना, तो सिलिकॉन फिर होगा, और ऐसे करते करते क्या आप कर सकते हो। तो बिल्कुल क्या SiO2 आपका 3D नेटवर्क सॉलिड है ना। पहला अपने को पता ही लग गया इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों, SS वाला है, तो बाकी सारे सही होने ही है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड, हां भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग मिल रहे हो आप, तो एक्सियल ओवरलैपिंग अगर आपकी हो रही है बच्चों, भाई साइड वाइज जब होती है जब, तब बनता है आपका पाई, और अगर बच्चों आपकी एक्सिस के अलोंग हो रही है तो आपका सिग्मा ही बनेगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस सिग्मा। अच्छा अब सही बात है भाई, आपके हाइब्रिड जो है वो सिग्मा बनाते हैं, जो आपके पाई बनाते हैं बच्चों आपके प्योर पी या वो सब बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग बच्चों अपनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचना, जो अपना बेंजाइन हम बनाते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट जो बनता है अपना, तो इसमें जो ये वाला दूसरा पाई जो बन रहा है, तो वहां पे जो ऑर्बिटल है अपने, तो वो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और वो बॉन्ड बन रहा है, क्या वो पाई है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, ठीक है, इस पे अपन चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अपने को साफ पता लग रहा है सबसे क्लियर कट गलत कौन सा था बच्चों, अपना SS का जो बॉन्ड है अपना, जिसको ये बोल रहे हैं वीकेस्ट रहेगा ही रहेगा, वो क्या है यहाँ पे इन्होंने गलत बोल दिया है। तो पहला वाला बच्चों अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्या पूछा है,
Which of the following has been arranged in increasing order of in the order of decreasing bond length? अच्छा, तो बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को बच्चों इनको अरेंज करना है। अगर आप देखो सबका एक एक तो सेम है, ओ ओ ओ। अब यहाँ पे क्या है, आप पीरियड के लोग जा रहे हो, है ना। फास्फोरस है, फिर सल्फर है, मतलब आपका पहले फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। अब पीरियड के लोग जा रहे हो बच्चों, तो क्या होगा, आपका साइज क्या होगा भाई, घटता चला जाएगा, है ना। जेड इफेक्टिव अपना पीरियड के लोग क्या बच्चों बढ़ता है। तो हम कह रहे हैं क्लोरीन सबसे छोटा होगा, फिर सल्फर उससे बड़ा और फास्फोरस उससे बड़ा, क्योंकि अपना एक तो सेम ही है ना यार भाई। ऑक्सीजन जो है वो तो सेम है, ये तीनों अलग हैं और इन तीनों में साइज ये है। तो अब साइज जितना बड़ा होगा उस वाले की बॉन्ड लेंथ बच्चों उतनी ज्यादा होगी। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, पीओ की। तो पहले क्या आ जाएगा बच्चों आपका पीओ, फिर एसओ, फिर सीएलओ और आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजेस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीमेंट इन द बॉन्ड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज। अच्छा भाई, कौन कौन से हाइड्राइड है बच्चों आपके, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना, आर्सेनिक है और अपना एंटीमनी है। और अपने को बताना है भाई इनके हाइड्राइड जो हैं उनकी बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। अब अपने को एक बात पता है बच्चों, अगर आपको ड्रैगोज रूल याद हो तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि भाई ड्रैगोज रूल कहता है कि जो आपका pH3 है, ठीक है, इसमें अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। वहां पे क्या कंडीशन लगाते हैं हम कि यार अगर आपका जो सेंट्रल एटम है वो आपका क्या है बच्चों, थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले उसका हो, मतलब उससे ज्यादा वाले का, तीसरा चौथा पांचवा इस टाइप से, और उस पे एक लोन पेयर होना चाहिए, और जो उसके साइड वाले हैं जैसे ये जिनसे जुड़ा हुआ है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों, अपनी कार्बन से कम होनी चाहिए। यहाँ पे तीनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको वो बच्चों आपको क्या है 90 के आसपास मिलता है। अगर आप बात करो NH3 की, NH3 अपने को पता है भाई sp3 है। अब sp3 में एंगल अगर आप बात करो NH H और H एंगल और एक लोन पेयर है ना, होना चाहिए था 109, लेकिन क्योंकि भाई ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बच्चों क्या है अपना, अगर आप VSEP आप देखोगे तो क्या है अपना लोन पेयर जो है वो ज्यादा खतरनाक है, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको 109 डिग्री ना मिलकर 160 डिग्री के आसपास मिलेगा। तो इसमें जो होगा NH3 में वो 107 के आसपास कुछ होगा, ठीक है, लेकिन इनमें क्या है बच्चों आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी क्या है हाइब्रिडाइजेशन किसी में भी नहीं हो रहा है। देखिए अगर मान लो इन तीनों में कंपैरिजन करना चाहे, इन तीनों को कैसे पता लगा कि किसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा किसमें कम, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये हो गया फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक हो गया और फिर हो गया अपना एंटीमनी। तो इन तीनों में क्या है, हम ग्रुप के लोग नीचे जा रहे हैं, वो तो चारों में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों अपने नीचे नीचे कम होती जाएगी। तो इन तीनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फास्फोरस की। अब फास्फोरस के मान लीजिए ये हाइड्राइड ये HHH, ठीक है, अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पे वो क्या है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या है आप कह सकते हैं कि भाई सेंट्रल एटम की तरफ क्या है थोड़ा ज्यादा होंगे वो। अगर वो इधर आएंगे तो एक बात देखिए बच्चों, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो घटेगी और यहाँ पे जो फिर आपका रिपल्शन होगा बच्चों वो ज्यादा होगा। भाई अगर यहाँ चले गए तो आप खुद देखिए ना, ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, तो अगर यहाँ होते बच्चों वो कब होंगे, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन इसकी ज्यादा है इन दोनों की कंपैरिजन में। अगर ज्यादा है तो इसके पास होंगे तो ये क्या है रिपल्शन, इसके पास होंगे तो एक दूसरे के भी पास होंगे, दो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के भी पास होंगे, है ना। आप इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए भाई, कुछ ये रहा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भाई एक तो यहां हो तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा है इन दोनों बीच में। अगर ये ऊपर यहां पे आ गए, ठीक है, तो डिस्टेंस मान लीजिए इतनी है, ठीक है, और यहां पे होता तो इतनी है, तो कौन सी वाली कम है, ये वाली कम है ना यार, तो इसके इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इसका फिर इसका और सबसे ज्यादा इसमें क्या है बच्चों अपनी हाइब्रिडाइजेशन था, तो NH3 का तो सबसे ही ज्यादा, तो सिंपल ऑर्डर आएगा NH3 फिर PH3 फिर ASH3 फिर SBH3, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 MOT से है, पैरामैग्नेटिक कौन है, 1000 बार कर चुके हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू 14 वालों के लिए लिखेंगे, ग्रेटर के लिए लिखते हैं यार, ठीक है, ग्रेटर के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, फिर क्या हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई? 8 इसमें, 7 इसमें, 15 और एक माइनस का 16, इसमें 16 to 18, इसमें कितने हैं भाई? 7 7 14, इसमें 8 6 14। ठीक है, अब जिनमें 14 है सिंपल सी बात है, उनमें कहां तक भरा जाएगा? यहां तक। ऑर्डर रिवर्स होगा लेकिन यहां तक बच्चों, है ना, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं कोई अनपेयर्ड नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो ये कैंसिल करो, ये कैंसिल। 18 में भी 14 वहां तक और 4 यहाँ पे दो दो होंगे, तो यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड नहीं है। 16 में यहाँ पे 14 के बाद 15 16, है ना भाई? 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 और ये 16, तो यहाँ पे अनपेयर्ड होगा। आंसर क्या हो गया? NO माइनस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, क्या करना है भाई? अपने पास A B C है, अपने को इन तीनों में से इन तीनों सेट में से एक स्पीशीज निकालनी है। कौन सी? जिसकी एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियस कम हो, जिसकी तीनों में कम है, जिसकी लीस्ट है इन तीनों में से एक, फिर इनमें से एक, फिर इनमें से एक, और उनका एक सेट बनाना है, उस सेट को दिए हुए ऑप्शंस में मैच कराना है, वही आंसर है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आप इन तीनों में देखोगे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है। इसमें 12 है, इसमें 11 है बच्चों, इसमें 9 है। तो अब जितने ज्यादा प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं, तो साइज अपना घट जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो इसका साइज सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 12। सिमिलरली क्या है बच्चों, आप इसमें भी दिमाग लगा सकते हो। इसमें कैसे लगाएंगे? लिथियम है बच्चों अपने पास, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही प्रोटॉन। इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखोगे तो 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, और ये तो हीलियम में नोबल गैस है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हीलियम भी अगर आपको ज्यादा नहीं भी पता है तो सिंपल भी आप देखोगे तो हीलियम में तो क्या है भाई? 2 है। यहाँ पे देखोगे तो 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा तो यही होगा, प्रोटॉन ज्यादा है ना? तो क्या हो जाएगा? इसमें बेरिलियम वाला आएगा, इसमें मैग्नीशियम वाला आएगा। इतने में ही आपका ऑप्शन मिल जाता, पता है, क्योंकि Mg2+ जो है एक ही में दिया हुआ है, केवल पहला सोल्व करते तो मिल जाता। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप, Mg2+, फिर निकल, फिर Be2+, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन तो अपने को पता लग गया, लेकिन अगर आप देखना चाहो बी वाले में क्या हो रहा है बच्चों, तो अपने को पता है थ्रेड की बात कर रहे हैं। D1 से D6 बच्चों क्या होगा अपना? Z इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज डिक्रीज करेगा, फिर D6 का D7 और D8, इनका क्या बच्चों? साइज अपना ऑलमोस्ट बराबर रहता है। और उसके बाद अगर बात करोगे D8 का और D9, फिर बच्चों साइज अपना बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चों लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्शन बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से क्या बच्चों अपना साइज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, D10 में क्या है, सारे भर गए हैं, तो अपना क्या रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है, तो D8 9 10 में साइज क्या बच्चों बढ़ने लगता है। तो ये D8 9 10 ही है, तो क्या होगा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पे? निकल। ठीक है, तो निकल से बड़ा कॉपर होगा, कॉपर से बड़ा बच्चों किसका साइज होगा? जिंक का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो हमें चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, सेम प्रिंसिपल में बेस्ड है। अपने को बताना है भाई सबसे इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। पहला वाला देखिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10, प्रोटॉन्स 11 12 13। अभी देखा, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना छोटा साइज, तो भाई सबसे बड़ा ये सही है। तो इनकरेक्ट ऑर्डर नहीं है, अपने को इनकरेक्ट बताना है। अगला देखिए, अगर आप वेनेडियम में क्या है, आप भाई वेनेडियम का एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, आप हटाते जा रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो, प्रोटॉन सेम है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो क्या है बच्चों? रेडियस अपनी श्रिंक करेगी। तो बिल्कुल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे, अपनी रेडियस क्या करती जाएगी बच्चों? श्रिंक करती जाएगी। ये वाला भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए, अगर आप अगला ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो ये कैसे है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भाई। स्कैंडियम क्या बच्चों? अगर पोटेशियम 19 होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18। इसका एटॉमिक नंबर 21, 3 प्लस किया 18। इसमें भी अगर आप 5 प्लस करोगे 18 बचेगा, इसमें भी 18 बचेगा। सब में 18 इलेक्ट्रॉन है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इसी सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन, सेम प्रिंसिपल है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा बच्चों? पोटेशियम, देन स्कैंडियम, देन ये वैनेडियम, देन ये मैग्नीज। ठीक है, तो एक ही बचता है जो गलत होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे क्यों होगा आप देख भी सकते हैं। तो बच्चों अगर आप जाओ, हम कहेंगे हाइड्रोजन, फिर लिथियम आएगा अपना, फिर सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, फिर रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से आएगा, है ना? ग्रुप 2 में आप बात करोगे तो क्या कहेंगे हम भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना,
फिर आपका स्ट्रोंशियम कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ भी देख लो यार, रुबिडियम को किससे बड़ा बता रहे हैं, सीजियम प्लस से। कैसे हो सकता है, नीचे जाओगे तो अपनी एक शेल ऐड होती है, तो ये तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन दे रखा है, हो ही नहीं सकता। और फिर ऑक्साइड को भी हम सबसे बड़ा बता रहे हैं, तो कोई काम का ऑप्शन ये हमारा नहीं है। ऑप्शन 4 बिल्कुल ही गलत है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज लोअर देन, है ना, दोज कंपेयर्ड टू 3D सीरीज के जो बाकी एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर करें तो। अच्छा, तो क्या बोल रहा है भाई, इसका रीजन क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इसका कम क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आप बात करोगे इन मेटल्स में क्या होती है भाई, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी हो तो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन आप जिंक की बात करोगे, फुल्ली फिल्ड है, D10 है, कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री जो क्या कर सके बच्चों, मेटालिक बॉन्डिंग कर सके। तो क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी इसमें नहीं होगी। तो इसका आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शन 1 देखिए, द d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सही बात है। ऑप्शन 2, द d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, गलत बात है। ऑप्शन 3, द d ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड 3 बोथ। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D4 कॉन्फ़िगरेशन। बोला गया भाई D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, और बोल रहे हैं भाई पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे बच्चों, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो भाई क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब बच्चों आपकी स्प्लिटिंग जो होगी भाई, ये आपके रहे T2G और ये आपके रहे बच्चों Eg, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब बच्चों पेयर वो नहीं करेंगे। तो D4 है तो क्या होगा भाई, 1 2 3। अब पेयर नहीं करेंगे क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग वाली कम है, तो एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका बेरी सेंटर है, तो यहां से ये 2 है तो क्या होता है यहाँ पे +3/5 डेल्टा नॉट, ये क्या हो जाएगा -2/5 डेल्टा नॉट। CFSE लिखनी है अपने को, लेकिन उतना पूछा नहीं है बच्चों। क्या पूछा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, तो T2G में 3 होंगे बच्चों, Eg में 1 होगा, तो आपका हो जाएगा T2G3 Eg1, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is considered as an anti cancer species, है ना भाई। तो एंटी कैंसर किसको, अब यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्या होता है, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है ना, डाइअमीन और बच्चों डाइक्लोरो, तो अपना हो जाएगा ये, ठीक है। तो भाई Pt और NH3 Cl, ठीक है, और इसको बना लीजिए बच्चों आप Cl, कैसे ही बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास Pt NH3 के 2 और Cl के 2, ये अपना क्या है बच्चों, एंटी कैंसर एजेंट अपना है। चलो अब क्या है अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपने को CFSE निकालनी है, अपन इसमें निकालने लग गए थे, इसमें नहीं करना है, इस वाले में करना है। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है CN6 3-, मतलब कोबाल्ट किसमें बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखो तो कोबाल्ट किसमें है, 3+ में है। 3+ में मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, अगर आप ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आता है 3d7 4s2, 3+ करोगे 2 यहां से गए, एक यहां से, ये बचा 3d6। 3d6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी तो यहीं पे कर लेते हैं, अपन ने बना रखा है। D6 है तो भाई पेयरिंग होगी तो 3 4 5 6 के 6 यहां जाएंगे बच्चों। CFSE कैसे लिखेंगे भाई, -2/5 डेल्टा नॉट इनटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और पेयरिंग कितनी हुई है भाई 3 जब आए, उसके बाद अपन ने 1 2 3 3 की पेयरिंग कराई तो +3p, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6 दूनी 12, तो -2.4 डेल्टा नॉट +3p। तो ये वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अनहाइड्रस MgCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड। ये पहले भी अपने FST में आ चुका है बच्चों। कैसे बनाया था अपन ने, अगर आपको याद हो तो MgCl2.6s2 था और अपन ने करंट ऑफ ड्राई HCl पास कराया था। ऐसा क्यों कराया था, अगर आप बाकी ऑप्शंस देखो, ऑप्शन नंबर 4 देखो कितना वाहियात ऑप्शन है, MgSO4.7s2, जहां पे क्लोरीन ही नहीं है ना, सल्फेट है और आपके पास हाइड्रेटेड है, तो उसको हीट करोगे तो भाई आपका कहां से आएगा क्लोरीन, है ना, तो ये तो गलत है। ऑप्शन 4 तो बहुत वाहियात। अच्छा ऑप्शन 3 देखिए, MgCl2.6s2, बच्चों क्या है, आप उसको मतलब हीट करके पूरा डिहाइड्रेट नहीं कर पाओगे, है ना, वो हाइड्रोक्साइड फिर भी क्या है बनाएगा, तो आप
MgCl2 यहाँ से अनहाइड्रस नहीं निकाल पाओगे बच्चों, तो सिंपली हीट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ड्राई HCl वाला ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पे आपका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता भी है तो जो आपका HCl है वो दोबारा बच्चों उसको Cl2 में क्या कन्वर्ट कर देगा। इसलिए अपन कहते हैं हमें क्या चाहिए, करंट ऑफ ड्राई HCl चाहिए और MgCl2.6H2 अपने को चाहिए, ताकि जो भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हो उसको जो Cl2 वो दोबारा क्या है बच्चों MgCl2 में कन्वर्ट कर देगा, तो अपने को वहां से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1, क्या कि भाई अपने को MgCl2.6H2O प्लस करंट ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 72। मेटलर्जी से 4 प्रोसेसेस दे दी हैं और आप क्वेश्चन देखो काफी सिंपल है। अगर आपको पता हो भाई यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है ना, अच्छा यहाँ पे साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर आपको याद हो लीचिंग में तो अपन साइनाइड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है बच्चों सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, तो ये हो जाएगा अपना इसमें। ठीक है, ऐसे अगर आप देखो तो NiCO4 जो आपकी मोन्स प्रोसेस है निकल वाली, उसमें ये होता है। ठीक है, फिर ये TiI4 अगर आपको याद हो, जहां पे अपन क्या बच्चों एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं और फिर उसको डिकम्पोज करते हैं प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए, तो ये टाइटेनियम वाला है। और ये ऑक्साइड लेड वाला जब हम रोस्टिंग करते हैं, तो काफी आसान है बच्चों ये वाला। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, अगर हम बात करें बच्चों सारी प्रोसेसेस की, तो पहले देखिए लीचिंग वाली, तो Ag सॉलिड आपके पास है। ठीक है, अपने को यहाँ से प्योर वाला निकालना है, तो अपन ने साइनाइड एक्वस से रिएक्शन करवाई, O2 डालते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए Ag को, प्लस H2O, यहाँ से Ag एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आपके पास बनता है AgCN2 माइनस, और फिर क्या है बच्चों अपन इसमें क्या है जिंक डाल लेते हैं, तो यहाँ से Ag निकल जाता है और जिंक उसका अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जिंक जो है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स ZnCN4 माइनस बना लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, जो ये प्रोसेस है मोन्स प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको मोन्स प्रोसेस याद नहीं है तो क्या है याद करा देते हैं। तो क्या होता है भाई, आपके पास निकल है ना, रिफाइनिंग करते टाइम काम में आती है बच्चों, तो निकल सॉलिड अभी प्योर नहीं है, ये इसको और प्योर बनाना है अपने को, तो अपन सिन गैस से रिएक्शन करवाते हैं। निकल का ऑक्साइड अपने पास बेसिकली अपने पास क्या होता है बच्चों, निकल का ऑक्साइड होता है, तो अपन पहले H2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो H2O बना लेता है, प्लस अपने पास निकल आ जाता है। फिर जो निकल आपके पास आया है अपन उसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों CO से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NiCO4, और बाद में बच्चों इसको अपन डिकम्पोज करा देते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज कराओगे बच्चों तो क्या है वहां से आपको निकल जो है मिल जाता है। ये है बच्चों आपकी मोन्स प्रोसेस। कौन सी है, कोई साइंटिस्ट था जिसने दी होगी ये प्रोसेस, तो ये आपकी मोन्स प्रोसेस रिफाइनिंग के टाइम में काम आती है। टाइटेनियम की बात करोगे बच्चों, TiI4 जिसकी बात कर रहे हैं, तो पहले जो इंप्योर टाइटेनियम होता है ना, ये बच्चों अपना वैन आर्कल मेथड क्या करते हैं, टाइटेनियम सॉलिड है, आयोडीन से रिएक्शन करवाई, ये बनाएगा TiI4, और जो बच्चों 1700 डिग्री केल्विन ना इसके आसपास हीट के जब इसको करेंगे डिकम्पोज कर जाएगा, आपको जो है बच्चों प्योर मेटल वहां से टाइटेनियम मिल जाएगा। तो वही CO वाले में आया निकल वाला मोन्स प्रोसेस, ये आया बच्चों अपना कौन सा वैन आर्कल मेथड, और ये वाला अगर आपको याद हो लेड वाला, क्या होगा बच्चों इसमें सेल्फ रिडक्शन, लेड का सल्फाइड होगा, थोड़ी ऑक्सीजन देंगे, ऑक्साइड बनेगा, फिर ऑक्साइड सल्फाइड दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या है लेड प्लस SO2 दे देंगे। ठीक है, तो ये अपना बच्चों पार्शियल रोस्टिंग वाला केस है ना, सेल्फ रिडक्शन वगैरह इसमें होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना लेड के लिए। तो ये वाला देखिए आप किस में पाएगा, तो अगर आप पाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों है ना, तो इनको P Q R S इनको 1 2 3 4 बोल रखा है, मैच करा दिया अपन ने, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, भाई SS लिंकेज किसमें नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला क्या है बच्चों अपने पास थायोसल्फेट है ना, पहला H2O3 2 कैसे करेंगे, तो बच्चों H2O3 2 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो S2O3 2 ये रहा, तो यहाँ पे बच्चों SS बॉन्ड अपने पास है। दूसरा देखिए S2O5 2 S2O5 2 क्या होगा भाई, S2O5 2 ओके, तो बच्चों यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गए हैं, 2 हो गया, SS बॉन्ड यहाँ पे है, SS लिंकेज है। S2O6 2 S2O6 करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये लो। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका S2O6 2 S2O7 करोगे बच्चों तो यहां पे अब दिक्कत आ जाएगी, तो अब आपको एक ऑक्सीजन बीच में डालना पड़ेगा, तो यहां पे SS बॉन्ड अब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना S2O7 2 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अपने को बताना है भाई 5 रिएक्शन है, ऑक्सीजन किस किस में प्रोड्यूस होगा। पहला क्या है KClO3 को हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद
ज़ीनोन के हैं, XeF2 है, XeF4 है ना, XeF6 है और एक लेड का ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 74। तो बच्चों अगर आप KClO3 को हीट करोगे तो आपको यहां से मिलेगा KCl प्लस O2, ऑक्सीजन मिलती है, तो ये तो हो जाएगा। XeF2 करोगे बच्चों तो क्या होगा, XeF2 के साथ इन्होंने क्या करवाया है, उसका हाइड्रोलिसिस, तो H2O, तो क्या होगा, पहले बच्चों आपका XeO बनेगा प्लस आपका HF बन जाएगा, लेकिन XeO अनस्टेबल है और टूट के दे देगा Xe प्लस हाफ O2, तो यहां से भी आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। एक आपसे पूछा गया है XeF6 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो बच्चों यहाँ पे अपना XeO3 बनता है, प्लस बन जाएगा क्या, HF। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़ीनोन +6 में है तो हाइड्रोलिसिस में क्या है, +6 और +6 में गया है, ये +2 में था, +2 में गया, लेकिन XeO अनस्टेबल है तो टूट के उसने ऑक्सीजन आपको दे दी, वो सिंपल क्या है बच्चों, डिकम्पोज हो रहा है। अच्छा अगला देखिए, अगर आप बात करो, एक आपको दिया गया है XeF4। अब XeF4 में बच्चों Xe अगर आप देखो +4 बीच वाली में, तो वो क्या बच्चों, लोअर में भी जाएगा अपर में भी जाएगा, तो लोअर अपर में जाएगा तो XeO3 बनाएगा, लोअर में जाएगा तो ज़ीनोन प्लस आपको O2 देगा, तो बच्चों प्लस आपको HF मिलेगी, तो यहां से ऑक्सीजन मिल रही है। एक देखिए अपने पास PbO2, PbO2 को आप हीट करोगे, Pb क्या है बच्चों, +4 में अनस्टेबल है ना, तो ये अपनी लोअर वाली में जाएगा PbO में जाएगा तो हाफ O2 देगा, यहां से भी मिल रही है। एक में नहीं मिली, जब ज़ीनोन अपना बच्चों +6 में था तो इस वाले में क्या XeO3 बना, वहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, बाकी सब में ऑक्सीजन मिली है, क्या हो जाएगा इसका, तो कितनी रिएक्शन होने दिया भाई, 4 ने, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या है वहां पे 4 है ना, मतलब 4 रिएक्शंस ने बेसिकली आपको ऑक्सीजन दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 है ना, 75 छोटा सा है यार, इसको इधर ही फटाफट रब करके कर लेते हैं और फिर अपन शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बच्चों 75 में क्या पूछा है आपसे, आपको बोला गया भाई वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड HCl, KMnO4 प्लस HCl Mn+7 में है, रिड्यूस होगा, एसिडिक मीडियम है, +2 में जाएगा, ये रिड्यूस होगा, किसी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ये Cl भैया Cl2 में चले जाएंगे और Cl2 ही अपना क्या बच्चों, ग्रीनिश येलो कलर का है, तो ग्रीनिश येलो गैस अपनी Cl2 निकलेगी यहां से, तो ऑप्शन नंबर 3। बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मीजो मॉलिक्यूल्स। चलिए भाई ये देखिए, मीजो के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, बच्चे ऐसा गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सीधा प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री देखने लगते हैं और जिसमें सेंटर सिमेट्री प्लेनो सिमेट्री मिल गई बोल देते हैं मीजो है। यार पहले ये तो देखो उसमें भाई कोई कायरल सेंटर था भी या नहीं, अगर कायरल सेंटर था ही नहीं तो वो मतलब लाइट को कहीं राइट लेफ्ट रोटेट ही नहीं कर रहा है, और अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो मीजो क्यों बोल रहे हो भाई, मीजो किसको बोलते हैं, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है भाई, मॉलिक्यूल में एक स्टीरियो सेंटर ऐसा था जिसने लाइट को जितने डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरे कायरल सेंटर ने उस मॉलिक्यूल में उसी लाइट को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया उतने ही डिग्री से, तो कुल मिलाकर लाइट आपको सीधी मिली, तो इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से आपको ऐसा मिला, लेकिन अंदर कायरल सेंटर होने चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे कायरल सेंटर है क्या, इसको देखो, इधर एक ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है ना, बीच में CH2 है, मतलब ये ग्रुप अलग है वो ग्रुप अलग है, एक हाइड्रोजन है एक Br है, मतलब कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये भी है। यहाँ पे अब आपको ये नहीं सोचना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये प्लेन लोगे, ठीक है, अगर आप ये प्लेन लोगे तो क्या होगा भाई, ये प्लेन अगर आप लोगे तो आप सोचोगे भाई इस ऑक्सीजन के इधर क्या होना चाहिए था बच्चों, एक ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, वो इधर है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सेंटर है आपका, इधर ऑक्सीजन इधर CH2 इधर CH2, इधर ऊपर की तरफ Br उधर नीचे की तरफ Br, तो एक डायरेक्शन में किसी एंगल पे आप किसी एक एंगल पे एक डिस्टेंस x गए है ना भाई, आप अगर इधर अगर आप x गए तो इसके जस्ट एंटी इधर की तरफ आप उतनी डिस्टेंस जाओगे तो आपको सेम ग्रुप मिलना चाहिए। मैंने कहा एक तरफ मुझे ऊपर की तरफ Br मिला, तो अगर इधर गए तो दूसरी बार नीचे जाओगे दूसरे डायरेक्शन में तो नीचे की तरफ Br है, तो ये वाले में प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजो है। इसमें क्या कायरल सेंटर है क्या, बिल्कुल ये सेंटर कायरल है, ये भी कायरल है, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो है। इसमें बच्चों ये सेंटर कायरल नहीं है, ध्यान दो, ये दोनों ग्रुप अलग हैं लेकिन ये दोनों फिर सेम हो गए है ना भाई, इधर गए CH2 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 सेम, तो इसमें दो ग्रुप मतलब 4 अलग-अलग जो है ग्रुप लगे ही नहीं है, तो ये तो मीजो नहीं हो सकता, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देख के नहीं देखना है, ठीक है।
तो कौन से हैं, पहला और दूसरा, दो हैं, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा अगला देखिए बच्चों, इनकरेक्ट IUPAC 77 है, ठीक है। पहले का IUPAC क्या बोल रखा है, पहले अपन अपने हिसाब से करते हैं। हम कह रहे हैं पहले आप लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, वो सब चीजें हैं, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। चेन आपकी भाई अब ये रहा डबल बॉन्ड, अब 1 2 3 4 5 दोगे या फिर 1 2 3 4 5। एक चीज देखो, हम क्या कहते हैं कि यार लोवेस्ट लोकेंट का सेट मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ 1 यहाँ 2 दे दिया तो आपको जो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो 2 पे मिल रहा है। अगर आपने यहाँ 1 दिया होता तो बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है और आपका जो बच्चों लोकेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको भी 1 मिल रहा है। हम लोकेंट का बच्चों सम नहीं देखते, सब्स्टिट्यूएंट्स का ध्यान रखना, आपको सम नहीं देखना है, क्या देखना है, लोवेस्ट कब मिल रहा है। तो लोवेस्ट यहां से मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 इधर नहीं जा सकते थे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करना जरूरी है। तो 1 5 पे डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, ऐसा ही है क्या, 1 5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन, ये तो बच्चों सही है। अगला देखिए, अगले में अब अगेन ये आपके पास बच्चों क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो यही होगा। अच्छा तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसको भी इंक्लूड कर लें और डबल बॉन्ड को भी कर लें? बिल्कुल। कैसे करेंगे भाई, अगर आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है OH, तो मैं कह रहा हूं भाई आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन पे, उसको भी अपन ने इंक्लूड कर लिया और लॉन्गेस्ट चेन भी आ गई, डबल बॉन्ड को भी ले आए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 4 पे बच्चों 2 मिथाइल है, तो 3 4 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 5 की चेन, तो पेंट 1 इन 3 ओल, एक पे इन है 3 पे ओल है, यही है क्या, 3 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन 3 ओल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना भाई। चेन तो यही होगी जो आपकी रिंग है ना, मतलब रिंग वाली क्या है आपकी, वहीं पे नंबरिंग होगी। लेकिन कहां से करेंगे, इधर 1 1 2 ऐसे जाएंगे या फिर 1 2 ऐसे जाएंगे? देखो यार, अगर 1 2 ऐसे गए तो आपको ब्रोमो मिल रहा है 3 पे, मतलब पहला लोकेंट जो मिला वो 3 पे मिला, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 पे मिला। अगर 1 2 इधर दिए होते तो 3 पे क्या मिलता, 2 मिथाइल, मतलब मिलता 3 और फिर 6 मिलता। पहले 3 मिला, 3 सेम बात है, 6 3 कौन जीत गया, ये लोवेस्ट सेट। तो क्या होगा बच्चों, 1 इधर देंगे, 2 3 4 5 6, तो अब तो 6 पे ब्रोमो है, 3 3 डाई मिथाइल है। अब मिथाइल का M पहले आएगा, ब्रोमो का B, डाई का D को अपन कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों, डाई ट्राई टेट्रा इनको अल्फाबेट में नहीं लेते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे M है, यहाँ पे ब्रोमो का B है, तो 6 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन या साइक्लोहेक्सीन, 6 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी करेक्ट है ना। अच्छा बच्चों अगला ऑप्शन देखिए, ये अब इसमें अपने पास क्या है, 2 OH ग्रुप हैं, है ना, और वही अल्कोहल अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है बच्चों यहाँ पे, और एक आपके पास इन है। तो पहले कोशिश करेंगे ना इनको बचाऊं मैं, ये जो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये तो बाद में आएगा, है ना, और रिंग तो अपनी है ही 5 की, वो तो कहीं नहीं जा रही है। तो मैं कह रहा हूं यार कुछ ऐसा होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, या फिर 1 2 3, यहां से डबल बॉन्ड 3 पे आ गया बच्चों, तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप से होना चाहिए। इसने क्या दिया है, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल। अच्छा, इसने इसी को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, हाइड्रोक्सी कर दिया है, गलत है। तो क्या होगा बच्चों, इसकी नेमिंग अगर आप करना चाहोगे तो 3 पे आपका ये आया है, 4 पे ये आएगा, 5 पे ये, इसका जो करेक्ट नेम होगा वो होगा, क्या होगा, साइक्लोपेंट 3 इन, और फिर आप कह सकते हो 1 2 डाई ओल। तो इसका बच्चों ये होगा आपका करेक्ट IUPAC नेम। OH को आप हाइड्रोक्सी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास ये भी होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास एक COOH यहाँ पे, एक COOH यहाँ पे है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे थोड़ी कहते हैं एक को अपन ने बच्चों, हम मतलब कभी भी अगर दोनों सेम है तो किसी एक को अपन क्या नहीं बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाने वाले हो आप दोनों ही, क्योंकि आपके सेम ही है, प्राइमरी है, तो दोनों का आप 1 2 डाइओल टाइप करोगे, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी यहाँ पे नहीं आएगा, वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले सबसे चिंदी चीज को बाहर निकालो, क्या, कार्बोक्सिलिक के बीच में गधे बैठे हैं, क्या, OH वाले, तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक के बीच में क्या कर रहा है ना, तो उसको लात मार के बाहर निकालो। क्या बचा, एक बचा ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, और एक नाइट्रो है उसकी पैरा पोजीशन पे। अब
एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों जितना ज्यादा क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस हो। अब अगर हम देखें इसका कॉन्जुगेट बेस जब बनेगा तो CO माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आएगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पे है, तो मतलब नाइट्रो जो है ये अपनी ऑर्थो और पैरा इन पोजीशन से क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो क्या होगा, वो उस कार्बोक्सिलेट जो बना है एनायन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, एनायन स्टेबल बनेगा, एसिड स्ट्रांग बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये रिएक्शन है करवानी है, कहां पे होगी, क्या बनेगा ये बताना है। बहुत अच्छी बात है, आपने को दिख रहा है भाई क्या है ना, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप देखो तो भाई इसके अक्रॉस H+ लगेगा मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ, मार्कोनिको एडिशन होगा लेकिन आपका प्लस कहां आएगा, प्लस इधर लाऊं या इधर लाऊं। अगर प्लस यहां लाओगे, ओके पास लोन पेयर है बच्चों, वो डोनेट करके उसको क्या कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। अगर आप प्लस यहां बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, मूर्खता है। तो कहां बनाएंगे प्लस अपन, ये ओ जो लोन पेयर है उसके पास वाले पे बनाएंगे, क्योंकि बच्चों वहां पे अपना लोन पेयर स्टेबलाइज करेगा। प्लस यहां आएगा, प्लस यहां आएगा तो वाटर यहीं अटैक मारेगा, है ना, वाटर अटैक मारेगा, H2O प्लस बनेगा, H+ निकल जाएगा, OH आएगा, इनऑल टोटोमराइज कर जाएगा, टोटोमराइज करेगा तो क्या बनेगा, CH3C, और फिर अगले वाले पे, ठीक है भाई, ये लोन पे इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये H उधर चला जाएगा, OCH3। ऐसा कुछ एस्टर आपके पास बनना चाहिए, और ये आप देखोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, हमने तो नहीं की ये बात, ठीक है, एक रिवीजन लेक्चर जो मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बनाया है उसमें हमने बात की है भाई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो वो क्या है, वो ये है कि भाई जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो बेंजीन रिंग पे, तो मान लीजिए आप क्या करवा रहे हो, नाइट्रेशन करवा रहे हो या सल्फोनेशन करवा रहे हो, हैलोजनेशन करवा रहे हो, है ना। तो जो सल्फोनेशन है, अगर मान लीजिए नाइट्रेशन है बच्चों, ठीक है भाई, ये बेंजीन है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 80, ये बेंजीन है। मैंने कहा आपने HNO3 प्लस H2SO4 डाला, क्या मिलेगा यहां से आपको, NO2 प्लस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा। तो NO2 प्लस जब रिंग पे, है ना, जब रिंग इस पे अटैक करेगी बेसिकली, तो क्या होगा, ये बॉन्ड में मान लीजिए यहां NO2 लग गया और यहां पे आया बच्चों प्लस आ गया, फिर बाद में क्या होता है, ये रेजोनेंस में जाएगा, तमाम तरह की बातें, कुल मिला के फाइनली क्या होगा, यहाँ पे जो H है वो H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आती है। तो इसमें दो चीजें हुई, अगर हम इसका एनर्जी वर्सेस, है ना, रिएक्शन की जो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है उसका अगर अपन कर्व देखें, यहाँ पे ग्राफ देखें, तो क्या आएगा बच्चों, भाई पहले मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट था, ठीक है, जब मेरा ये अरेनियम आयन बना, ठीक है, जब मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, बेसिकली पहले क्या होगा, पहले जब ये अटैक करेगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो एक अट्रैक्शन होगा तो इसकी एनर्जी क्या बच्चों बढ़ेगी, फिर जब अरेनियम आयन बनेगा नीचे आएगा, जब दोबारा H+ निकलेगा तब एनर्जी फिर बढ़ेगी, कुछ ऐसा होगा। हमने क्या देखा कि अगर आप इसको बेंजीन न लेके, अगर आप इसको बेंजीन न लेके, मतलब बेंजीन ही लो लेकिन इस H को D कर दो सबको, अगर हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से आप रिप्लेस करोगे, तब आप अगर नाइट्रेशन कराते हो तो इसके रेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, इससे क्या पता लगा मुझे, इससे मुझे ये पता लगा, जब ये जो हाइड्रोजन निकलने वाली स्टेप है ना, जो ये H+ निकला, ये RDS नहीं है। अगर RDS होती, अगर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती, तो बिल्कुल बच्चों मेरी रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे इफेक्ट होती। और अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदली, इसका मतलब एक ही है कि मेरे भाई ये वाली जो है ये RDS नहीं है, तो अगर ड्यूटेरियम भी हुआ, ये वाली स्टेप क्या है, मेरी RDS नहीं है। लेकिन ये तो नाइट्रेशन की बात है, सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में बच्चों क्या है, हमने देखा कि यार मेरी रिएक्शन की रेट जो है बच्चों कम हो गई, मेरी रिएक्शन स्लो हो गई ड्यूटेरियम लगाने से, मतलब जो C और H का जो बॉन्ड टूट रहा था, ये वाली स्टेप्स में मतलब मैटर कर रही है, RDS है। तो अगर आप हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम लगाओगे, CD है बॉन्ड में, D का मास ज्यादा है, वाइब्रेशन कम होंगे, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो CD को टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और सल्फोनेशन रिवर्सिबल है, उसमें बच्चों क्या है, आपकी ये वाली RDS होती है। तो अगर आप H की जगह D लगा रहे हो या D की जगह T लगा रहे हो, ट्रीटियम, तो क्या होगा, आपका जो रेट होगा वो H में सबसे ज्यादा होगा, फिर D में होगा, फिर T में होगा, ठीक है। और यही इसमें पूछा है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है K ऑफ C6H6 would be greater than rate constant of
C6D6 would be greater than rate constant of C6T6। और किस किस के केस में होगा ये यार, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इसी को बोलते हैं बच्चों कि भाई जो आइसोटोप है ना, आइसोटोपिक इफेक्ट है ना? तो क्या बोल रहा था मैं, तो मैं कह रहा था कि यार किस किस के केस में ऐसा देखने को मिलेगा। नाइट्रेशन में नहीं है बच्चों ऐसा, सल्फोनेशन में है और आयोडीनेशन में है ना, आयोडीन वाली, क्योंकि वो भी अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सल्फोनेशन और आयोडीनेशन इन दोनों केसेस में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। आंसर तो अपने को पता लग गया, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या करना है भाई, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, अपने को बताना है भाई रेट किसमें ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, जिसमें जितनी कम हिंड्रेंस, उसकी रेट उतनी ज्यादा। पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, हिंड्रेंस जितनी कम होगी वो उतनी आसानी से आ पाएगा। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस आपके सेंटर पे होगा उतनी आसानी से वो क्या बच्चों अट्रैक्ट होगा, अटैक करेगा। तो देखो भाई अपने को पता है एल्डिहाइड्स में बच्चों उनकी रेट कीटोन से ज्यादा होती है। तो अपना ये तो सबसे आगे आ गया, ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये पीछे रहेंगे। और इसमें क्योंकि मिथाइल लग गया, आप दो तरीके से समझ सकते हो, एक मिथाइल आया हिंड्रेंस बढ़ाई, एक मिथाइल आया प्लस आई इफेक्ट से उसने इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को भी यहाँ पे जो डेल्टा प्लस था उसको कम किया प्लस आई इफेक्ट डाल के। तो हम कह रहे हैं यार इसकी रेट क्या होगी बच्चों, इससे कम होगी, कीटोन से ज्यादा होगी। दो ग्रुप आ गए हैं मिथाइल वाले जो हिंड्रेंस दे रहे हैं। और जब आपने अराइल कर दिया तो बच्चों अराइल वाले से ज्यादा अल्काइल वालों की रेट होती है। अराइल वाले क्या है बच्चों, अपने प्लस एन से भी यहाँ पे कैरेक्टर डेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा रेट ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फिर आपका ये कीटोन हो गया है ना, प्रोपेनॉन, और फिर आपका लास्ट में ये ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4 सिंपल ऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास एनिलीन है, CHCl3KOH हिट किया, X बना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया, क्या बना? अपने को ये Y बताना है। चलो एनिलीन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सी वाली है आपकी, कार्बिल-अमीन रिएक्शन। कार्बिल-अमीन रिएक्शन एक फाउल स्मेल यहाँ पे आती है, क्या आती है भाई, यहाँ पे कार्बिन कार्बिन बनेगा। कुल मिला के हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों आपका फाइनली आइसोसाइनाइड जो है बच्चों यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, प्लस माइनस से इसको समझ लीजिए। तो आइसोसाइनाइड बना, अब इसका रिडक्शन NC का रिडक्शन बच्चों LiLH4 क्या देगा, इसको आप रिड्यूस कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो आपको बच्चों दे देगा C, है ना, N था यहाँ पे तो N यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे CH3 2 डिग्री आपका ये बनेगा। तो देखिए PHN फिर CH3, PHN CH3 ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन है, 2 पे फ्लोरो लगा है ना, अपने पास क्या है CH3 माइनस CH3OH, क्या बनेगा? अब कुछ बच्चों ने क्या है जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए होंगे, उन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी जो है अगर आप देखो तो ये तीनों जो है आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट बच्चे रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरो लगाया है, पूछा क्या होगा, ये एक बेस की तरह काम करेगा अपने को पता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि यार एलिमिनेशन तो होगा, सही बात है, लेकिन कौन सा होगा, E1 होगा, E2 होगा, E1 CP होगा। E1 CP दिमाग से निकल जाता है। अगर आपने क्या किया होगा, सिटजेब की अगर आपने है ना माला फेरी है, रट्टे लगाए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से H+ निकाल के माइनस बनाओगे, फ्लोरीन को निकाल दोगे, E2 करा के आप मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाओगे, आप कहोगे सिटजेब प्रोडक्ट मोर स्टेबल। मेरा आंसर आ गया और आपने पा लिए -1। क्योंकि बच्चों ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है यार, ये E2 यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और E1 तो भूल जाओ कि पहले आपका F- निकल जाए, ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना। आयोडीन वायोडीन होता तो हम कहते हैं हाँ चांसेस हैं उसके, लेकिन F- है बच्चों, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये नहीं निकल सकता। तो क्या ये E1 CB से जाएगा बच्चों, पहले कॉन्जुगेट बेस जो है वो है ना, पहले वो H+ ये वाला बेस H+ निकालेगा। और अगर E1 CB से जाना है तो आप देखो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, यहां से H+ निकलेगा, माइनस आएगा, ये इधर अटैक करेगा, तब फ्लोरीन निकलेगा बच्चों। तो E1 CB है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये बेस जो यहाँ से H+ निकाल रहा है ना, अपनी RDS वाली स्टेप वही है जो कार्बन आयन बन रहा है। तो यहाँ पे आपका होफमैन वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। कौन सी मैकेनिज्म हुई, E1 CB। 84 में क्या है आपका, एक तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वाला केस है जहां पे N पे 3 मिथाइल लगे हैं, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, प्लस आया हुआ है, आपने बेस डाल के हीट किया है। अपने को पता है इसमें क्या होता है, होफमैन एलिमिनेशन बीटा से, इसके अल्फा पे ये है, बीटा पे ये भी है, ये भी है, लेकिन होफमैन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड। कौन सा है लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला। H+ कहां से लेगा, वो H- यहां से, H+ लेगा, माइनस आएगा, वो माइनस यहां, ये इलेक्ट्रॉन लेके फुल रोलेगा, तो आपका बॉन्ड जो बना वो कहां बना, सेम टू सेम जो यहां बना, होफमैन वाला प्रोडक्ट। यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों जो इसका बी ऑप्शन है ना, इसमें 2 पार्ट है 84 में,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब क्लोरीन आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है, अब उतना अच्छा भी नहीं है कि पहले निकल के भग ले, है ना, और आपके पास बेस भी अच्छा है, तो साइमल्टेनियसली प्रोसेसेस होंगी, आपका H+ निकल रहा होगा, ये भी भग रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट आपकी वही होगी। तो हमने कहा यहाँ से जो माइनस वाला है वो मतलब यहाँ से H+ का जाना, Cl- का धीरे धीरे करके निकलना, बॉन्ड फॉर्मेशन होना सेम हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, तो आपका यहाँ पे बनेगा बच्चों सिरजेफ वाला प्रोडक्ट, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों आपका ये वाला ऑप्शन, तो इसमें बनेगा हॉफमैन, इसमें बनेगा सिरजेफ, तो ये वाला 1 ब्यूटीन, ये वाला 2 ब्यूटीन, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following reaction does not give aldehyde as a major product? अच्छा, aldehyde किसमें नहीं बनेगा भाई, पहला देखिए बच्चों आपका टोल्यूइन है और CrO2 Cl2 और H3O+, अगर आपको याद हो बच्चों एटार्ड रिएक्शन है, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको यहां से बच्चों बेंजाल्डिहाइड मिलता है, क्या बनता है हमारा यहाँ पे बनेगा ये C है, ठीक है, CH इसमें लग जाएगा OCrOH Cl2 ट्वाइस, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से बच्चों ये निकल लेगा, 2 OH आएंगे, एक ही पे 2 OH अनस्टेबल होंगे, वहां से वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया, एटार्ड रिएक्शन। बच्चों ऑर्गेनिक काफी आसान है पर फटाफट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, एटार्ड रिएक्शन। अच्छा अगला वाला देखिए बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर हीट कर रहे हैं, बिल्कुल एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री होता तो अल्कोहल बनता ना, कीटोन बनता, 3 डिग्री होता तो बच्चों यहाँ पे अगर आप भूल गए हो तो याद कर लीजिए, अगर 3 डिग्री होता, कॉपर हीट करोगे तो बच्चों वो डिहाइड्रेशन करता है, यहां से H+, यहां से OH- निकलेगा और अल्कीन का फॉर्मेशन यहां पे होता, लेकिन 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बिल्कुल मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तीसरा वाला PCC एक अपना वीक ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री को बिल्कुल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट देखिए अमाइड है, जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों, वो क्या है आपके पास, अमाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चों अमीन बनेगा। अब यहां से कोई चांस नहीं आप एल्डिहाइड बनाओ, तो हमने कहा यार आपके पास है NH2, आपने यूज कर लिया LiAlH4, वो इसको हटा देगा, बनेगा ये सिंपल अमीन, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 4th वाले में आपका नहीं बनेगा क्या, एल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ L ग्लूकोज, ठीक है, जेई भी शायद एक बार पूछ चुके बच्चे वाला क्वेश्चन, तो L ग्लूकोज हमें चाहिए, अब D ग्लूकोज आपको पता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड से अपन ने भाई ये नोमेनक्लेचर डिराइव किया है, तो हम बोलते हैं यार ये अपना ग्लूकोज है, D है बच्चों, क्योंकि हम बोलते हैं यार इसमें जो लोवेस्ट कायरल सेंटर है ये वाला, फिशर में अरेंज करो जो लोवेस्ट है उस पे, अब आपका OH राइट में है तो D लेफ्ट में है, तो L अपन ये वाला कह के उसको टाल देते हैं, हाँ कि भाई ऐसा है, ठीक है। बच्चों अगर आपको D से L चाहिए ग्लूकोज में, ठीक है, तो अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा, तो भाई सिंपल याद रखना बच्चों, मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा भाई, टिक टिक टिक, और यहां पे लास्ट में CH2OH, और बीच बीच में आप बात करोगे तो ये OH, अब जो जितनी डिस्टेंस पे उधर ही दिखेगा तो H OH H OH H और OHH। अब देखिए लोवेस्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट में आ गया है बच्चों, ये L है, तो ये अपना कौन सा है बच्चों, L ग्लूकोज है, तो D वाले की मिरर इमेज लीजिए और देखिए ये वाला कहां पे प्रेजेंट है, तो CHO ये आप मैच करोगे बच्चों, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, सिंपली इसकी मिरर इमेज आपको लेनी है। अगला क्या पूछ रहा है भाई, द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, क्या क्या ऑप्शन है फटाफट अपन क्या बात कर लेते हैं, सबका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे है ना, कोई इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन इधर डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये हर एफएसटी में हम कुछ ना कुछ पॉलीमर्स जो है उनके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, आप अच्छे से उनको याद कर ही लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 नायलॉन 6, नायलॉन 6 क्या बच्चा आपका कैप्रोलैक्टम है, ठीक है, वहां पे अमाइड है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तब वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन बनेगा, और फिर वो मोनोमर बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जुड़ेंगे और आपको क्या है वहां पे वाटर का लॉस होगा और वहां से हमें पॉलीमर मिल जाएगा, तो कैप्रोलैक्टम को तोड़ने के लिए हमें हाइड्रोलिसिस का यूज करना पड़ा, तो वो बात क्या है, सही है। बी देखिए बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो उसमें कहीं पे हाइड्रोलिसिस अपने को नहीं करना है। नायलॉन 6 आपका एडिपिक एसिड होता है बच्चों, और आपका क्या होता है हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन, तो वहां पे भी क्या है भाई, जो एडिपिक एसिड उसमें COOH है और डाइअमीन वाली में NH2 है, COOH और NH2 में से वाटर निकलेगा, अमाइड लिंकेज बनेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है।
हाइड्रोलिसिस कहां होगा, जहां ऑलरेडी अमाइड है उसको तोड़ना है तब मेरा मोनोमर आ रहा है, उन मोनोमर को जोड़ के मेरा पॉलीमर आ रहा है। तो मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है नायलॉन 6 जो कैप्रोलैक्टम बच्चों उसका मोनोमर है, तो भाई ये CON 1 2 3 4 5 ये लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये है। अब इसका पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे कैप्रोलैक्टम का तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये OH मिलेगा, ये NH2 मिलेगा, और तब ये यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी, है ना। इस पे कोई NH2 अटैक मारेगा, वाटर निकलेगा, और ये किसी NH2 किसी दूसरे COOH पे अटैक मारेगा, आपको एक लंबा पॉलीमर मिलेगा। ठीक है, तो पता लग गया हमें हाइड्रोलिसिस कहां हो रहा है बच्चों, नायलॉन 6 में। और लास्ट ऑप्शन जो है टेरिलीन, वो भी कई बार पढ़ चुके हैं। टेरिलीन को डेक्रोन भी बोलते हैं। क्या होता है बच्चों आपका डेक्रोन टेरिलीन, भाई आपका ये बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, जब ये जुड़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा टेरिलीन। तो इसमें भी कहीं पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन सब में हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिसिस पूछा है वो केवल नायलॉन 6 के केस में होगा, क्योंकि वहां पे आपको अमाइड लिंकेज बच्चों तोड़नी है ना। काफी डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन नंबर 1। अगला, प्राइमरी अमीन कौन नहीं देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव प्राइमरी अमीन। तो भाई पहला देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, आपके पास नाइट्राइल है ना, ये साइनाइड है, और नाइट्राइल में हम क्या कर रहे हैं, Na-C2H5OH। अगर आपको याद हो बुवियल ब्लांक रिडक्शन है, क्या होता है भाई, ये इन सबको आप ऐसे समझ सकते हो, मेटल एसिड है, मेटल देगा इलेक्ट्रॉन, एसिड देगा H+ इलेक्ट्रॉन मिलकर देंगे हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे जो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, हाइड्रोजन गैस इनको हटा हटा के लगती जाएगी, तो आपको जो फाइनली मिलेगा CH2NH2। इसमें तो मिल गया अमीन, ये तो सही है। अमाइड, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें ये पूछा था कौन एल्डिहाइड नहीं देगा, तो उसमें यही था जो अपने को क्या बच्चों, है ना, अमीन दे रहा था, तो ये तो हट जाएगा, क्या देगा, प्राइमरी अमीन, सिंपली NH2, तो ये भी हट गया। अगला देखिए ये वाला क्या होगा बच्चों, आपके पास ये वाला जो H है एसिडिक है, KOH है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, माइनस आएगा, माइनस आएगा, आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, ये माइनस यहां अटैक करेगा, एसिड टू रिएक्शन होगी, ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, यहां से जो बनेगा बच्चों वो बनेगा ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऐसा ये बन गया बच्चों। फिर क्या है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो सिंपल जैसा हमने कैप्रोलैक्टम में किया, अमाइड वाले को तोड़िए, यहां तोड़ो यहां तोड़ो, एक बन जाएगा यहां से, क्या बनेगा बच्चों, यहां से COOH यहां पे, COOH यहां पे, और ये अमीन बन जाएगा, तो CCNH2। तो प्राइमरी अमीन के सिंथेसिस के जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ना बच्चों, तो प्राइमरी अमीन के सिंथेसिस के लिए बिल्कुल हम क्या है, गैब्रियल वाले को यूज करते हैं, है ना। अब ये जो है इसकी डिग्री क्या है, आप 3 डिग्री टाइप इसको नहीं रख सकते हो, क्यों, SN2 का अटैक हो रहा है बच्चों, 3 डिग्री पे अटैक वो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या है, इसके बीटा पे या उन सब पे क्या ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चों में अटैक करने में दिक्कत वहां पे आएगी, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। ये H2PD बच्चों, अगर आप इसका क्या है सिंपली हाइड्रोजनेशन करोगे, ये हमेशा ना मतलब जब भी ये प्राइमरी अमीन करते हैं ना बात, तो ये चीज को बीच में लाते हैं कि यार उसका रिडक्शन तो हो रहा होगा, लेकिन वहां से जो अमीन मिल रहा है वो प्राइमरी नहीं है। जैसे यहाँ पे इसका हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे मिलेगा NH2CH2, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, और हमें पता है यार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है बच्चों वो क्या है, आपके फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन नहीं है, वो आपका सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89, क्या पूछा गया है भाई, कॉलम 1 में कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, पूरा स्ट्रक्चर देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कॉलम 2 में बोला गया भाई ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है, या फिर नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, या फिर डिटर्जेंट नहीं सोप है। अब जिनको ये नहीं पता कि सोप क्या होती है, डिटर्जेंट क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो पता ही है भाई, कपड़े वपड़े धोते हैं ना वॉशिंग मशीन में, वो सब सर्फ डालते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों डिटर्जेंट और सोप में क्या फर्क है कि आपकी सोप जो है वो आपके सोल्ट है बेसिकली पोटाशियम या आपके सोडियम सोल्ट है किनके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या भी होगा, लॉन्ग एलिफेटिक बच्चों आपके पास क्या होगी, एक चेन होगी, है ना। तो सोप की बात करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट, लेकिन लॉन्ग एलिफेटिक चेन। और अगर आपको याद हो ये सोडियम स्टीयरेट है ना, C17H35 COO- तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है सोडियम वाला, और ये C17H35 लॉन्ग एलिफेटिक चेन भी है, तो ये है क्या, सोप। सोप डिटर्जेंट में क्या फर्क है भाई, इतना ही फर्क है कि जो इसमें कार्बोक्सिलेट वाली है ना बच्चों, ये वाली यहाँ पे सल्फोनेट ग्रुप होगा,
ठीक है, और लॉन्ग एलिफेटिक चेन इसमें भी होगी। तो अगर आपको SO3 माइनस वाला दिखे तो वो आपका डिटर्जेंट वाला होगा। अब डिटर्जेंट बच्चों आपका कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। कैटायनिक कब होगा? जब उसमें कैटायन वाला पार्ट होगा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। एनायनिक है उसमें क्या है? एनायन वाला पार्ट होगा। तो आप देखिए इस वाले में क्या है, जो ये पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, N की 4 बॉन्ड बन चुके हैं, उस पे प्लस आ गया है, तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। जो SO3 माइनस है सल्फोनेट वाला, वो एनायनिक डिटर्जेंट है। और नॉन आयोनिक मतलब ना जिसमें प्लस है ना माइनस है, तो वो बच्चों नॉन आयोनिक है। एक ही ऑप्शन बचता है, ये रहा लंबा चौड़ा, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था। अगर आपको आइडिया नहीं भी था तो कैटायनिक एनायनिक से आइडिया लगा के आप कर सकते थे, बशर्ते आपको ये पता होता कि भाई सोडियम स्टीरेट क्या है बच्चों, सोप आपकी होती है। तो क्या हो जाएगा ये 89 में क्या आ जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3, जहां पे ये करेक्ट मैचिंग इन्होंने कर रखी है। चलिए अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा गया है भाई, टोलेंस रिएजेंट से अपन कौन से ऑप्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो यार, अगर आप चाहते हो डिफरेंशिएट ना हो तो या तो दोनों ही टेस्ट ना दे या दोनों ही टेस्ट दे दे, है ना। अगर एक टेस्ट दे रहा है एक टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर दोनों टेस्ट नहीं देंगे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, दोनों टेस्ट दे देंगे तो भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, और टोलेंस अपने को पता है बच्चों क्या है अपना, है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। हाँ एल्डिहाइड्स को करता है। क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी करता है? बिल्कुल। क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को आपके बेनेडिक्ट और फेलिन करते हैं? नहीं, टोलन ही करता है। तो टोलन एलिफेटिक को भी करता है, एरोमेटिक को भी करता है ना। अगर आप बात करोगे उसके बाद फॉर्मिक एसिड, इसको भी बच्चों करते हैं, इसको फेलिन और बेनेडिक्ट भी करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड को बच्चों क्या है, इसके साथ टोलन जो है टेस्ट देगा। तो हमने कहा ये कीटोन है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड, ये कीटोन, ये नहीं होगा, फॉर्मिक एसिड के साथ टेस्ट देते हैं, हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए एल्डिहाइड एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक नहीं है बच्चों, वैसे फर्क नहीं पड़ता, एरोमेटिक होता तो भी टेस्ट दे देता, टोलन है। तो हमने कहा ये भी टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा। तीसरा वाला डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ने टेस्ट दे दिया, तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, कीटोन एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, तो ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो कौन सा डिफरेंशिएट नहीं हुआ, जिसमें दोनों ही बच्चों एल्डिहाइड थे, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप बच्चों आपको जो है इस एफएसटी डिस्कशन में मजा आया होगा, आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे, ठीक है। अगर अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स बचे हैं तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए। अगले एफएसटी डिस्कशन में दोबारा मिलते हैं, बाय।